नमस्कार। आज हम एक बेहद दिलचस्प और थोड़ी हैरान करने वाली पड़ताल करने वाले हैं। मई 2026 की बात है। एक ऐसा विशाल युवा आंदोलन जो इंटरनेट पर रातों रात आग की तरह फैल गया और फिर अचानक उसे डिजिटल दुनिया से पूरी तरह मिटा दिया गया, बिल्कुल गायब। आज हम इसी की तह तक जाएंगे। एक इन्वेस्टिगेटिव डोजियर के रूप में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर एक व्यंग्यात्मक यानी सटायर वाले ऑनलाइन ग्रुप के अधिकारियों के साथ इतनी बड़ी ठन कैसे गई। तो इस पूरी कहानी को अच्छे से समझने के लिए हम इसे 6 हिस्सों में देखेंगे। पहला, कॉकरोच का उदय। दूसरा, शिक्षा में जवाबदेही की मांग। तीसरा, डिजिटल क्रैकडाउन। चौथा, व्यक्तिगत खतरे। पांचवा, आंदोलन का पलटवार। और छठा, डिजिटल अधिकार। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, कॉकरोच का उदय यानी मीम्स से मिलियंस तक का सफर। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 2,19,00,000, जी हाँ, 21.9 मिलियन। अकाउंट से छेड़छाड़ होने से ठीक पहले इस आंदोलन के ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर इतने फॉलोअर्स हो चुके थे। मतलब ये कोई आम वायरल ट्रेंड नहीं था। इतने कम समय में इतनी बड़ी संख्या, ये सच में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। ये साफ दिखाता है कि ये कोई तुक्का नहीं था, बल्कि एक बहुत ही गहरी और संगठित लहर थी। अब सवाल उठता है कि आखिर इसकी शुरुआत हुई कैसे? खैर, रिपोर्ट्स की माने तो भारत के मुख्य न्यायाधीश से जुड़ी कुछ टिप्पणियों ने इसमें एक चिंगारी का काम किया और फिर इस आंदोलन ने अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया मीम्स को। इंटरनेट कल्चर और तीखी पॉलिटिकल कमेंट्री का इस्तेमाल करके इन्होंने बेरोजगारी और एजुकेशन सिस्टम जैसे सीरियस मुद्दों पर युवाओं को अपने साथ जोड़ लिया। आज के टाइम में आपको पता ही है, व्यंग्य या सटायर अपनी बात मनवाने और लोगों को इकट्ठा करने का कितना पावरफुल टूल बन चुका है। अब आते हैं भाग 2 पर, शिक्षा में जवाबदेही और आखिर इनकी मुख्य शिकायतें क्या थीं। तो वो कौन से मुद्दे थे जिन्होंने इतने सारे युवाओं को इंटरनेट पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया? सबसे बड़ी वजह थी एजुकेशन सिस्टम की कमियां और खासकर नीट यूजी 2026 परीक्षा का पेपर लीक होना। ये कोई छोटी बात नहीं थी। इस आंदोलन ने एकदम साफ स्टैंड लिया और सीधे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर दी। अब ये सिर्फ एक मीम पेज नहीं रह गया था, बल्कि ये लीडर्स की जवाबदेही तय करने का एक बहुत बड़ा मंच बन चुका था। इसी बात पर इस ग्रुप के फाउंडर अभिजीत डिपके का एक बयान देखना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा था कि पेपर लीक के लिए शिक्षा मंत्री के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन नए भारत में जवाबदेही मांगने के लिए कॉकरोच जनता पार्टी पर कार्रवाई हो रही है। ये शब्द उस बड़े विरोधाभास को दिखाते हैं जो वो दुनिया के सामने लाना चाहते थे। उनका सीधा सा पॉइंट था कि पेपर लीक और एक स्टूडेंट की जान जाने पर एक्शन होना चाहिए था, लेकिन उल्टे सिस्टम से सवाल पूछने पर खुद इस पार्टी पर ही तेज एक्शन होने लगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, डिजिटल क्रैकडाउन, एक बहुत ही कोऑर्डिनेटेड इरेजर। अब देखिए इस पूरे ब्लैकआउट को कितनी प्लानिंग के साथ अंजाम दिया गया। पहले दिन एक्स, जिसे हम ट्विटर कहते थे, वहां उनका अकाउंट भारत में ब्लॉक कर दिया गया। दूसरे दिन आते आते इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पूरी तरह डाउन कर दी गई और जो भी बैकअप अकाउंट्स थे वो भी हटा दिए गए। और तीसरे दिन तक तो ऑफिशियल अकाउंट्स के साथ साथ फाउंडर के पर्सनल इंस्टाग्राम अकाउंट्स को भी हैक कर लिया गया। सोचिए, बस कुछ ही घंटों के अंदर एक इतने बड़े आंदोलन को उन्हीं के डिजिटल प्लेटफॉर्म से पूरी तरीके से उखाड़ फेंका गया। अब हम आते हैं भाग 4 पर, व्यक्तिगत खतरे, यानी बात जब स्क्रीन के पार चली गई। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स छिन जाना तो एक बात है, लेकिन असली दुनिया में इसके जो नतीजे हुए वो सच में डराने वाले थे। रिपोर्ट्स बताती हैं कि फाउंडर अभिजीत डिपके को जान से मारने की धमकियां मिलने लगी। जरा सोचिए, इस अचानक और बहुत तेजी से हुए एस्केलेशन ने उनके परिवार पर क्या असर डाला होगा। उनकी रातों की नींद उड़ गई। जो चीज इंटरनेट पर एक सटायर या व्यंग्य के रूप में शुरू हुई थी, वो अब असल जिंदगी में एक बहुत ही खतरनाक मोड़ ले चुकी थी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। भाग 5, आंदोलन का पलटवार, अंधेरे में भी लचीलापन। 1 मिलियन यानी 10 लाख लोग, वेबसाइट डाउन हो गई, अकाउंट्स हैक हो गए, लेकिन फिर भी सिर्फ एक हफ्ते से भी कम समय में नए प्लेटफॉर्म पर 10 लाख रजिस्टर्ड मेंबर्स का आंकड़ा पार कर लिया गया। ये कोई छोटा अचीवमेंट नहीं है। ये बिल्कुल साफ दिखाता है कि इतने भारी क्रैकडाउन के बाद भी लोगों का जुड़ना रुका नहीं। आंदोलन की जो स्पीड थी वो बिल्कुल कम नहीं हुई। वॉलंटियर्स ने भी हार नहीं मानी। जब मेन अकाउंट्स चले गए तो उन्होंने कॉकरोच इज बैक के नाम से एक नया बैकअप हैंडल बना लिया और उनका दावा बिल्कुल सीधा था, तमाम क्रैकडाउन के बावजूद ये आंदोलन और बड़ा होता जा रहा है।
और वाकई में ऐसा ही हुआ। इस नए बैकअप अकाउंट ने देखते ही देखते 2 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स जोड़ लिए। ये दिखाता है कि डिजिटल एक्टिविज्म में कितनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। मतलब अगर एक रास्ता बंद होता है तो लोग दूसरा रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से, भाग 6 पर, डिजिटल अधिकार और इसके लोकतांत्रिक प्रभाव। यहाँ ना एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ ये कॉकरोच जनता पार्टी लगातार अपने सपोर्टर्स से कह रही थी कि भाई शांति बनाए रखना ताकि कोई इस आंदोलन को गलत न ठहरा सके। लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा था? बैंगलोर पुलिस ने उनके एक शांतिपूर्ण ह्यूमन चेन प्रोटेस्ट की परमिशन देने से ही साफ मना कर दिया। इसका सीधा मतलब यह है कि ऑनलाइन लगने वाली पाबंदियां अब जमीन पर भी असर दिखा रही थीं। लोगों के इकट्ठा होने और शांति से प्रोटेस्ट करने के अधिकारों पर सीधा असर पड़ रहा था। और ठीक इसी वजह से डिजिटल राइट्स से जुड़े संगठनों को सामने आना पड़ा। इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन जैसी संस्थाओं ने इस पूरे डिजिटल क्रैकडाउन की बहुत कड़ी निंदा की। उनका बड़ा स्पष्ट कहना था कि इस तरह धड़ाधड़ अकाउंट्स को सस्पेंड करना राज्य की शक्ति का दुरुपयोग है। और यहीं पर यह पूरा मामला सिर्फ एक मीम पेज की कहानी से बहुत आगे निकल जाता है और हमारे लोकतांत्रिक डिजिटल अधिकारों के लिए एक बहुत बड़े खतरे के रूप में सामने आता है। तो ये पूरी इन्वेस्टिगेशन हमें एक बहुत ही अहम और बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देती है। कॉकरोच जनता पार्टी जैसी इतनी बड़ी पहल को डिजिटल दुनिया से इतनी तेजी से मिटा देना, आज के समय में इसके क्या मायने हैं? क्या आज के इस मॉडर्न युग में युवा सक्रियता, उनकी राजनीतिक आवाज और उनके डिजिटल अधिकार सच में सुरक्षित हैं, या फिर ये सब एक बहुत ही नाजुक डोर से बंधे हैं? ये पूरी घटना हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर हमारे भविष्य का डिजिटल लोकतंत्र कैसा होने वाला है। इस पड़ताल में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तथ्यों को समझते रहें और सवाल पूछते रहें।